चलिए आगे देखते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष का जो है कार्यकाल, कहता है संयुक्त अध्यक्ष जो है अधिवेशन करेगा। संयुक्त अधिवेशन क्या करेगा? अधिवेशन करेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं अधिवेशन करेगा, गणपूर्ति करेगा। उसके बाद में लास्ट में राष्ट्रपति जो है वोटिंग करेगा। संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन करेगा, उसके बाद गणपूर्ति करेगा, अध्यक्ष तय करेगी। उसके बाद धन विधेयक या नहीं है या नहीं। उसके बाद लोकसभा समिति एवं समिति का सभापति चुनाव करेगा। लोकसभा के किसी भी विषय में बराबर मत देने के लिए निर्णायक वोट देगा। लोकसभा का मांग होने के बाद भी अध्यक्ष बना रहेगा, यानी कि भंग होने के बाद भी वो क्या बना रहेगा? अध्यक्ष बना रहेगा। आगे देखते हैं। लोकसभा को सुनिश्चित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण सीटें जैसे 84 और 47 के बीच रखा गया है। अनुच्छेद 100 गणपूर्ति आदि कुल सदस्य होगा जो तो बैठक होगी। कहता है गणपूर्ति का निर्धारण लोकसभा का अध्यक्ष गणपूर्ति का निर्धारण लोकसभा के अध्यक्ष करता है। यदि कोई सदस्य पहले से किसी सदन में सदस्य हो या फिर दूसरे सदन में भी चुनाव जीत गया हो तो उसे 14 दिन के अंदर किसी एक सदन में इस्तीफा देना होगा। यानी कि उसे, जैसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 2 सीटों पर से चुनाव को जीत गए थे, तो एक सीट को उसने इस्तीफा दिया 14 दिन के, और उसके बाद बनारस से उसने क्या लिया? अपना संसद कार्यकाल संभाला। यदि कोई सदस्य लगातार 60 दिन की बैठक तक सदन में अनुपस्थित रहेगा तो उसकी सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। किसी भी 2 सत्र के बीच 6 माह से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए। एक वर्ष में 3 सत्र होते हैं: बजट सत्र, मानसून और शीतकालीन। सबसे बड़ा सत्र बजट सत्र को कहा जाता है और शीतकालीन सबसे छोटा सत्र होता है। कहता है संसद के सचिवालय का मुख्य महासचिव होता है। प्रत्येक सदन में सरकार का नेता होगा और कैबिनेट मंत्री का दर्जा होगा। आगे देखते हैं। प्रत्येक सदन में एक विपक्षी नेता होगा जो कैबिनेट मंत्री है। कहता है प्रत्येक सदन में एक विपक्षी नेता होगा, कैबिनेट मंत्री। उसके बाद कहता है सदन मॉनिटरिंग यानी मॉनिटर। कहता है सचेतक भी होता है। कहता है प्रत्येक बैठक में 2 सत्र होता है। प्रत्येक बैठक में कितने सत्र होते हैं? 2 सत्र होते हैं। जैसे कि 11 बजे से 1 बजे तक पहला सत्र होता है, 2 बजे से 6 बजे तक। 11 बजे से 1 बजे तक पहला सत्र, 2 बजे से 6 बजे तक दूसरा सत्र। संसद में सभी प्रकार के अनुशासन संबंधी दंड देने का अधिकार अध्यक्ष के पास होता है। सदन में स्थित संसद सभी प्रकार की अनुशासन संबंधी दंड देने के लिए अधिकार अध्यक्ष के पास है। कहता है सदन में स्थित स्थगित किसी भी अध्यक्ष करता है। सदन में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का कार्य होता है, यानी कि सदन में दोनों हिंदी और अंग्रेजी भाषा का कार्य होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ इंग्लिश भाषा का उपयोग किया जाता है। 11 से 12 बजे तक सत्र यानी प्रश्नकाल का चलता है। 11 से 12 बजे के बीच जो प्रश्नकाल चलता है वो उसे क्या कहता है? प्रश्नकाल सत्र कहा जाता है। 3 प्रकार के काल होते हैं। 3 प्रकार देखिए, एक होता है प्रश्नकाल का 2 होता है। एक आंतरिक काल होगा, एक तार्किक होता है, एक आंतरिक होता है। तार्किक प्रश्न होता है, त्रंकित प्रश्न होता है। इसमें मौखिक उत्तर दिया जाता है, जिसमें पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। आंतरिक प्रश्न ऐसा होता है जिसमें लिखित उत्तर दिए जाते हैं और इसमें से पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। इसी तरह से अल्प सूचना इसमें से 10 दिन पहले नोटिस दिया जाता है। अल्प सूचना यानी कि कोई भी प्रश्न पूछने से पहले उसे 10 दिन की नोटिस दी जाती है। उसके बाद 12 से 1 बजे तक सत्र का अनुसार 12 से 1 बजे तक सत्र शून्यकाल होता है। 12 से 1 बजे तक सत्र जो होता है शून्यकाल कहा जाता है, यानी कि 12 से 1 बजे क्या होता है? शून्यकाल का सत्र होता है। इसी बीच में प्रश्न पूछा जाता है। 11 से 12 जो होता है प्रश्नकाल होता है। चलिए आगे देखते हैं। शून्यकाल 11 से 12 से 1। उसी तरह से यह भारत का संविधान का ही देन है। कहता है शून्यकाल में संसद द्वारा सरकार से लोकहित अति महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि शून्यकाल में लोगों के हितों के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे चलिए देखते हैं। सबसे कम दिनों के लिए प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी रहे थे। सबसे कम दिनों के लिए अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री देश के रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी सबसे कम दिनों के लिए, जो कि अविश्वास प्रस्ताव
स्थानांतरण एवं प्रस्ताव में कम से कम 50 सदस्यों की समर्थन होना चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव अगर लाया जाता है तो संस्था के प्रस्ताव में कम से कम 50 सदस्यों की समर्थन होना चाहिए। इसी प्रकार चलिए देखते हैं, विधायक मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। विधायक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। बिल यानी कि साधारण विधायक, वित्तीय विषय, साधारण विधायक यानी वित्तीय विषय को छोड़कर किसी भी साधारण विधायक कहलाता है, साधारण विधायक कहलाता है। धन विधायक यानी कि धन विधायक ऐसा कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं, धन विधायक कहता है वित्तीय साधारण विधायक उसे कहा जाता है जो कि विधायक के विषय को छोड़कर किसी साधारण विधायक को कहता है। वित्तीय विषय को छोड़कर सभी साधारण विधायक कहलाता है। वित्तीय विषय को छोड़कर सभी साधारण विषय कहलाता है। धन विधेयक उसे कहते हैं यह वित्तीय विषय कर, टैक्स, लोक व्यय ऐसे संबंधित है। यानी कि धन विधेयक उसे कहते हैं जिसे लोक व्यय यानी कि लोक खर्च के द्वारा संबोधित करता है। उसके बाद वित्तीय विधेयक जो होता है, यह वित्तीय विधेयक जो है वित्तीय विषयों से संबंधित है। ये किससे है? वित्तीय विषयों से संबंधित है। संशोधन जो है आपका अनुच्छेद भाग 22 में दिया गया, 20 में दिया गया, अनुच्छेद 20 में दिया गया संशोधन कहता है। उसके बाद आगे देखते हैं 108 संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति बुलाता है। संयुक्त अधिवेशन में कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करता है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा की अध्यक्षता करता है। आगे देखते हैं, संयुक्त अधिवेशन में पहला अभिभाषण जो है भाषण के लिए राष्ट्रपति देता है। संयुक्त अधिवेशन में पहला अभिभाषण या राष्ट्रपति देता है, जो कि संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। इसलिए उसका पहला भाषण कौन देगा? अभिभाषण कौन देगा? राष्ट्रपति देता है। अभी तक में कुल 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। अभी तक में कुल 3 बार अधिवेशन बुलाया गया है। जैसे कि पहला दहेज के लिए 1961 में, दूसरा बैंकिंग, तीसरा आतंकवाद। पहला दहेज, दूसरा बैंकिंग, तीसरा आतंकवाद। अनुच्छेद 110 धन विधेयक सरकार के द्वारा जुटाया गया टैक्स को धन विधेयक कहते हैं। धन विधेयक लोकसभा में लाया जाता है और इसे राज्यसभा में नहीं। धन विधेयक कहाँ लाया जाता है? तो लोकसभा में लाया जाता है। धन विधेयक कहाँ लाया जाता है? लोकसभा में लाया जाता है। और राज्यसभा में क्या लाया जाता है? राज्यसभा में नहीं लाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, धन विधेयक की पहचान लोकसभा के अध्यक्ष करता है। धन विधेयक की पहचान लोकसभा के अध्यक्ष करता है। लोकसभा के अध्यक्ष करता है। धन विधेयक के पहले राष्ट्रपति धन विधेयक को पहले राष्ट्रपति से पास कराना होता है। धन विधेयक को पहले राष्ट्रपति से पारित कराना पड़ता है। यानी कि धन विधेयक को लाने से पहले राष्ट्रपति से पास करवाना होता है। चलिए अनुच्छेद 112 बजट कहता है प्रत्येक वर्ष आम बजट होता है। यानी कि प्रत्येक वर्ष के फरवरी के अंत में जो है बजट लाया जाता है। बजट यानी प्रत्येक वर्ष बजट की वित्तीय मंत्रालय के द्वारा पेश किया जाता है। बजट संविधान में नहीं है, लेकिन इसे बजट का अर्थ होता है चमड़े का थैला। इसमें संविधान का नहीं है, लेकिन प्रत्येक वर्ष आम बजट वित्तीय मंत्रालय द्वारा पेश किया जाता है। यानी कि बजट पेश करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है, लेकिन वह वित्तीय मंत्रालय को दे देता है। वित्तीय मंत्री को दिया जाता है। आम बजट पेश करने के लिए एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण का पेश किया जाता है। आम बजट पेश करने से पहले एक दिन आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है। रेल बजट को आम बजट 2017 में मिलाया गया। रेल बजट और आम बजट को दोनों को मिलाया गया 2017 में। सबसे पहले बजट पेश करने वाली महिला इंदिरा गांधी थी। सबसे पहले बजट पेश करने वाली महिला इंदिरा गांधी थी। सबसे लंबा भाषण बजट पर देने वाली महिला निर्मला सीतारमण थी। सबसे लंबा भाषण देने वाली महिला निर्मला सीतारमण थी। सबसे पहला लंबा भाषण देने वाला बजट का निर्मला सीतारमण थी। पहले डिजिटल पेपरलेस बजट 2021-22 में दिया गया। राज्य में सबसे पहले बिहार में पेपरलेस बजट 22-23 में पेश किया गया था। प्राक्कलन समिति क्या है? इसके गठन 1950 में हुआ था। प्राक्कलन समिति 1950 में किया गया था। यह सबसे बड़ी समिति है। प्राक्कलन समिति का गठन कब किया गया था? 1950 में हुआ था। यह सबसे बड़ी समिति है। इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। प्राक्कलन समिति सबसे बड़ा समिति होता है। इसके कार्यकाल 1 वर्ष होता है। इसमें से 30 सदस्य होते हैं। एक लोकसभा
इसमें सदस्य होते हैं, जिसमें जिसे लोकसभा का सदस्य होता है। सदस्य कोई मंत्री नहीं होता है, सदस्य कोई मंत्री नहीं होता है। इसका कार्य बजट का अध्ययन करना होता है, इसका कार्य बजट का अध्ययन करना होता है। इसकी नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष करता है, इसकी नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष करता है। कहता है पब्लिक अकाउंट्स कमिटीज, पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति, इसमें कुल सदस्य 22 होते हैं और लोकसभा 15 होते हैं और राज्यसभा के 7 होते हैं। इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इसकी कोई सदस्य मंत्री नहीं होते हैं। इसके अध्यक्ष विपक्षी पार्टी के होते हैं, इसके अध्यक्ष विपक्षी पार्टी के होते हैं। इसका कार्य है भ्रष्टाचार और अकुशलता या आय आदि का जांच करना। यह सीएजी के रिपोर्ट की जांच करता है, यह सीएजी की रिपोर्ट को जांच करता है। लोक लेखा समिति भारत सरकार के खर्चों पर लोक लेखा परीक्षा करने वाली समिति है। उसके बाद कहता है इसका गठन भारत सरकार के अधिनियम 1919 के अंतर्गत 1921 में हुआ था, जिसे मैट्यूज चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, मैट्यूज चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा लोकसभा के सदस्यों में की जाती है। यानी कि इसकी समिति का अध्यक्ष नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा लोकसभा के सदस्यों में की जाती है। न्यायपालिका का अर्थ होता है उच्चतम न्यायालय। कहता है भारत में पहला न्यायालय बंगाल के बम्बई एवं मद्रास में 1975 में बनाया गया था। आगे देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट जो है भारत में उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। अनुच्छेद 124 एससी का गठन। कहता है एससी का गठन 28 जनवरी 1950 को किया गया था। एससी का गठन 28 जनवरी 1950 को किया गया था। यह भाग जो है भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक है। प्रारंभ में सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्याय सहित जो है 7+1 जज है। यानी कि अभी जो है 7 टेबल लगता है, 6 जो है मुख्य होते हैं, 6 अन्य होते हैं, 1 मुख्य होते हैं। यानी कि 7 टेबल लगते हैं। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित 34 जज हैं। कहता है न्याय की नियुक्ति राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट को शपथ राष्ट्रपति या इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपता है। शपथ राष्ट्रपति दिलाता है और इस्तीफा राष्ट्रपति को ही सौंपता है। कहता है राज्य उच्चतम न्यायालय की नियुक्ति अनुच्छेद 124 में के तहत है। उच्चतम न्यायालय की नियुक्ति अनुच्छेद 124 के तहत है। उच्चतम न्यायालय की नियुक्ति 124 के तहत है। उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम 5 वर्षों तक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बने रहे और 10 वर्षों तक उच्चतम न्यायालय में वकील रहे। यानी कि उच्चतम न्यायालय के अगर न्यायाधीश बनना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट का, तो 5 वर्ष के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हो, या तो आप 10 वर्ष के लिए उच्चतम न्यायालय के वकील रहे हो। इसके लिए कहता है वेतन मुख्य न्यायाधीश 2,80,000 और मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 दिया जाता है। अन्य न्यायाधीश को 2,50,000 दिया जाता है। उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति हो जाती है। यानी कि उच्चतम न्यायालय की जो न्यायाधीश होते हैं 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसका वेतन संचित निधि के तहत दिया जाता है। उच्चतम न्यायालय का अधिकृत भाषा अंग्रेजी है। उच्चतम न्यायालय का अधिकृत भाषा अंग्रेजी है। कहता है अनुच्छेद 126 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश होते हैं। कार्यकारी कौन होते हैं? मुख्य न्यायाधीश होते हैं। अनुच्छेद 128 कहता है अनुच्छेद 128 सेनावर्ती जज को काम पर बुलाया जा सकता है। यानी कि अनुच्छेद 128 यानी सेनावर्ती को जज को काम पर बुलाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय दिल्ली में होगा। उच्चतम न्यायालय कहाँ होगा? तो दिल्ली में होगा। कहता है 124 के 2 के तहत उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश जो है की नियुक्ति 124 के तहत होगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम 5 वर्षों की आय होगी। वेतन इसका इस प्रकार होगा। आगे देखते हैं उच्चतम संचित वेतन निधि की, इसको जो वेतन दिया जाता है संचित निधि के तहत दिया जाता है। संचित निधि के तहत दिया जाता है। इसका उच्चतम न्यायालय अधिकृत भाषा अंग्रेजी है। इसका उच्चतम न्यायालय का जो है अधिकृत भाषा क्या है? अंग्रेजी है। यहाँ पे हिंदी नहीं बोला जाता है, ना ही अन्य किसी भाषा को बोला जाता है। अनुच्छेद
अनुच्छेद 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में और अनुच्छेद 128 सेनावर्ती जज का काम पर बुलाया जा सकता है। उसके बाद उच्चतम न्यायालय दिल्ली में होगा। उच्चतम न्यायालय कहाँ होगा? तो दिल्ली में होगा। उच्चतम न्यायालय कहाँ है? तो दिल्ली में होगा। अनुच्छेद 137 के तहत पुनर्विचार या समीक्षा, यानी कि कोई भी अगर काम उच्चतम न्यायालय में कोई भी केस आता है, अगर उस पर अनुच्छेद पुनर्विचार की बात की जाती है, तो यानी उसे फिर से सोचने की बात की जाती है, तो उसे अनुच्छेद 137 के तहत रखा गया है। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति की सलाह दे सकता है सुप्रीम कोर्ट, यानी कि राष्ट्रपति को सलाह कौन दे सकता है? सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है सुप्रीम कोर्ट। कहता है अनुच्छेद 129 न्यायाधीश का अपमान होने पर संबंधित व्यक्ति को सजा दिया जा सकता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई अलग बात बोल देता है न्यायाधीश के ऊपर, तो वो उसे सजा दे सकता है, यानी कि सबसे हाई पावर, यानी कि अपना अपमान होने पर संबंधित व्यक्ति को सजा दिया जा सकता है। कहता है अनुच्छेद 131 के तहत एससी का अधिकार, यानी कि अनुच्छेद 180 के तहत एससी सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट जो है 219 अनुच्छेद में है उच्च न्यायालय, यानी कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। प्रत्येक राज्य में क्या होगा? एक उच्च न्यायालय होगा। वर्तमान में कुल 125 हाई कोर्ट है। वर्तमान में कुछ 25 हाई कोर्ट है। कितना है? उच्च न्यायालय कितना है? हाई कोर्ट जो है 25 है। 25वां हाई कोर्ट जो है आंध्र प्रदेश में बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? तो 25वां हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश में बनाया गया है। 25वां हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश में बनाया गया है। 25वां हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश में बनाया गया है। दिल्ली एवं जम्मू कश्मीर ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ उच्चतम न्यायालय है, यानी कि दिल्ली एवं जम्मू कश्मीर एक ऐसे न्यायालय हैं जहाँ पे क्या किया गया है? जम्मू ऐसे न्यायालय है जहाँ पे उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की गई। कोलकाता सबसे बड़ा या सबसे बिगेस्ट उच्च न्यायालय है। इनमें से आपका कहता है वेस्ट बंगाल अंडमान निकोबार का जो है इसमें सुनवाई की जाती है। वेस्ट बंगाल एवं अंडमान निकोबार की सुनवाई की जाती है। आगे देखते हैं बम्बई हाई कोर्ट महाराष्ट्र, गोवा और दमनदीप में है। बम्बई हाई कोर्ट जो है महाराष्ट्र, गोवा, दमनदीप में स्थित है। बम्बई हाई कोर्ट जो है महाराष्ट्र, गोवा एवं दमनदीप में है। महाराष्ट्र, गोवा एवं दमनदीप में स्थित है। कहता है गुवाहाटी जो है असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एवं मिजोरम में है। गुवाहाटी असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एवं मिजोरम में स्थित है। कहता है सबसे ज़्यादा न्यायाधीश की संख्या यूपी में। सबसे ज़्यादा न्यायाधीश की संख्या जो है यूपी में है, 76 न्यायाधीश हैं। सबसे कम जो है सिक्किम में है, 3 न्यायाधीश की है। अनुच्छेद 216 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का जो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति करता है। और एचसी कहता है एचसी का गठन करता है। कहता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करने वाला राज्यपाल होता है। सुप्रीम कोर्ट का देखिए कहता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश प्लस राज्यपाल को नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कहता है हाई कोर्ट का अन्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति, यानी सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश को, राज्यपाल को, उच्च न्यायाधीश को, यानी कि हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट या राज्यपाल या उच्च न्यायालय या फिर न्यायाधीश के थ्रू होता है। आगे देखते हैं मुख्य न्यायाधीश के थ्रू होता है। कहता है अनुच्छेद 217 योग्यता, भारत का नागरिक हो, कम से कम 10 वर्षों तक किसी अन्य न्यायालय की न्यायाधीश रहे हो या किसी उच्च न्यायालय में 10 साल तक वकील रहा हो। आगे देखते हैं 62 वर्ष में सेवानिवृत्ति हो, यानी कि 62 वर्ष इसका सेवानिवृत्ति होता है। और एचसी यानी कि इसका शपथ जो होता है राष्ट्रपति का मतलब उच्चतम न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट का शपथ जो है राज्यपाल कराता है। इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपता है। संसद के दोनों सदन द्वारा महाभियोग लाया जाता है। उसी तरह से लाया जाता है भारत के नियंत्रक लेखा महाभियोग कहता है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो कि CAG अनुच्छेद 148 के तहत
कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ द इंडिया, कंप्यूटेड ऑडिटर एंड जनरल ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 148 के तहत भारत एक राज्य CAG को देखिए, कंप्यूटर एंड अथॉरिटी जनरल ऑफ इंडिया कहता है अनुच्छेद 108 के तहत 148 के तहत भारत में एक CAG होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। कहता है इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ये 65 वर्ष कहता है 6 वर्ष या 6 वर्ष से 65 वर्ष का होता है। कहता है इसका मुख्य कार्य है सरकार के अधिनियमता की जांच करना, यानी कि सरकार कोई अधिनियम लाता है तो उसकी जांच करना। कहता है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसकी वेतन का संचित निधि के द्वारा आता है। इसकी वेतन किसके द्वारा आता है? संचित निधि के द्वारा आता है। कहता है भाग जो है आपका 6, राज्य की कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका जो होता है, राज्य के राज्यपाल होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, मंत्रिपरिषद होते हैं, महाधिवक्ता होते हैं। राज्यपाल जो है 153 में इसका शपथ होता है गवर्नेंस। ये कहता है प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। कहता है राज्य के कार्यपाल का मुख्य होता है 154 में इसकी शक्ति के बारे में परिभाषित किया गया है। केंद्र सरकार का दूत होगा, यानी कि केंद्र सरकार का एक प्रकार का क्या होगा? दूत होगा। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। और अनुच्छेद 155 के तहत कहता है राज्यपाल का अपना शपथ ग्रहण HC यानी सुप्रीम कोर्ट नहीं, HC यानी हाई कोर्ट के तरह मुख्य न्यायाधीश के सामने लेता है। यानी कि राज्यपाल अपना शपथ ग्रहण किसके सामने लेता है? उच्च न्यायालय के सामने, यानी कि हाई कोर्ट के सामने, मुख्य न्यायाधीश के सामने लेता है तथा इस्तीफा राष्ट्रपति को देता है। राज्यपाल अपने इस्तीफा जो होता है राष्ट्रपति को देता है। योग्यता जो होती है उनकी भारत का नागरिक हो या 35 वर्ष का पूरा कर लिया हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो और इनकी वेतन 3,50,000 होती है। आगे देखते हैं, जब कोई राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्य के प्रभाव में हो तो उनका वेतन राष्ट्रपति द्वारा तय किया जाता है। यानी कि अगर किसी राज्यपाल 2 राज्य का राज्यपाल हो तो उसे वेतन जो है राष्ट्रपति के थ्रू उसे दिया जाता है। आगे देखते हैं, कहता है इसका पेंशन जो है इनका पेंशन देश के संचित निधि को से दिया जाता है। यानी इनका पेंशन देश के संचित निधि से दिया जाता है। आगे देखते हैं, राज्यपाल विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होता है। यानी राज्यपाल जो है विश्वविद्यालय का क्या होता है? कुलाधिपति होता है। अनुच्छेद 217 के तहत राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से सलाह ले सकता है। अनुच्छेद 217 के तहत राज्यपाल अपनी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश से सलाह ले सकता है। अनुच्छेद 217 के तहत राज्यपाल जो है उच्च न्यायाधीश से सलाह ले सकता है। हाई कोर्ट से ले सकता है। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 213 कहता है राज्यपाल अध्यादेश जारी करेगा। अगर राज्य में कोई प्रकार की लोकहित मुकदमा अमेरिका से लिया गया है। कहता है राज्य सरकार की कार्यकारी अध्यक्षता राज्यपाल करेगा। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल गवर्नमेंट को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। कहता है राज्यपाल को गवर्नमेंट को हटाने का प्रावधान नहीं है। कहता है राज्यपाल गवर्नमेंट को हटाने का प्रावधान नहीं है। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 163 प्रत्येक राज्य में राज्यपाल के मदद के लिए मंत्रिपरिषद होगा। यानी कि प्रत्येक राज्यपाल के मदद के लिए मंत्रिपरिषद होगा। कहता है जिसका मुख्यमंत्री होगा, जिसका प्रमुख जो होता है मुख्यमंत्री होगा। कहता है उच्च न्यायालय अनुच्छेद 164 के तहत जो है आपका राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्ति करेगा। यानी कि अनुच्छेद 164 के तहत आपका मुख्यमंत्री को नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा तथा करेगा। और मुख्यमंत्री
की सलाह पर मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा, यानी मंत्रिपरिषद की सलाह पर मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। अनुच्छेद 65 के तहत महाधिवक्ता नियुक्ति के राज्यपाल करेगा, कौन करेगा? महाधिवक्ता का नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। और कहता है कानून का जानकार होना चाहिए वो। उसके बाद कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष तक होना चाहिए। राज्य का पहला कानून अधिकार है, यानी कि विधि अधिकारी। कहता है अनुच्छेद 167 जो है, मुख्यमंत्री के समय समय पर अपने काम की जानकारी राज्यपाल को देना होगा। मुख्यमंत्री को अपने समय समय पर राज्यपाल को अपने काम की जानकारी देना होगा। अनुच्छेद 226 के तहत राज्यपाल रिट जारी करता है, यानी कि 226 के तहत राज्यपाल रिट जारी करता है। अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल क्षमादान देता है, यानी कि राज्यपाल 161 के तहत क्षमादान करता है। राज्य विधानमंडल एवं अनुच्छेद 168 212 कहता है राज्य एवं विधानमंडल। कहता है विधानमंडल में निम्न सदन होते हैं, विधान परिषद में उच्च सदन होते हैं, अस्थायी सदन होते हैं 25 वर्ष की उम्र एवं 50 वर्ष की उम्र। कहता है राज्य के विधानमंडल कौन कौन से होते हैं? विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा निम्न सदन कहलाता है और विधान परिषद उच्च सदन कहता है। इसमें अस्थायी सदन 25 वर्ष की उम्र या 5 वर्ष के कार्यकाल के होते हैं। इसमें अस्थायी सदन होते हैं, ये विधानसभा जो होते हैं वो अस्थायी सदन होते हैं, विधान परिषद जो होते हैं अस्थायी सदन होते हैं। अस्थायी सदन में 30 वर्ष की उम्र, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। इसमें अस्थायी में 5 वर्ष का उम्र, 25 वर्ष का उम्र और 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। अभी तक कुल 6 राज्य में विधान परिषद है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश में 6 राज्य में विधान परिषद हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। कहता है पश्चिम बंगाल में विधान परिषद की प्रस्तावित है। पश्चिम बंगाल में विधान परिषद की प्रस्तावित है। अनुच्छेद 168 के तहत 2 विधान परिषद का उच्च सदन विधानसभा का निम्न सदन कहा जाता है। विधानसभा का निम्न सदन कहा जाता है। अनुच्छेद 169 के तहत विधान परिषद का सर्जन हटाना होता है। कहता है संबंधित राज्य विधानसभा में 2/3 बहुमत से पारित करना होगा। 2/3 बहुमत से पारित करना होगा। फिर संसद की पारित किया जा सकता है, अतः विधान परिषद सर्जन हटा सकता है। कहता है अनुच्छेद 171 के तहत सदस्यता की न्यूनतम संख्या 40 एवं अधिकतम संख्या विधानसभा की सदस्यता की संख्या 1/3 होनी चाहिए। बिहार में विधान परिषद की संख्या 75 है। बिहार में विधान परिषद की संख्या 75 है। कहता है भाग 1/3 भाग में विधानसभा के सदस्य MLA द्वारा चुना जाएगा। कहता है 1/3 विधानसभा के सदस्य MLA द्वारा चुना जाएगा। 1/3 भाग नगर निकाय, पंचायत या स्थानीय सरकार से चुना जाएगा। राज्यपाल द्वारा मनोनीत होगा। स्नातक पास युवा होगा। उसके बाद माध्यमिक शिक्षक। उसी तरह से कहता है योग्यता 173 के अंतर्गत भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की पूरा कर लिया हो, यानी कि योग्यता दिवालिया ना हो, प्रत्येक वर्ष 1/3 का सदस्य 2 वर्ष में सेवानिवृत्ति हो। अनुच्छेद 182 के तहत विधान परिषद में ही उसके सदस्यता अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुने जाते हैं। विधानसभा जो है राज्य में विधानमंडल के निचले सदन को कहा जाता है। विधानमंडल जो है राज्य के निचले सदन को विधानसभा कहा जाता है। आगे देखते हैं इनके सदस्य। चुनावी कानून में जनता को सीधे तौर से भाग लेती है। जनता सीधे तौर से भाग लेती है। इसका सदस्य का चुनाव जनता सीधे तौर पर भाग लेती है। और 60 होगी। इसकी अधिकतमता 500 होगी। कहता अपवाद में सिक्किम, गोवा और मिजोरम, पांडिचेरी 60 से कम सदस्य हैं। सिक्किम, गोवा, मिजोरम और आंध्र प्रदेश में 60 से कम सदस्य हैं। दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन यहाँ विधानसभा है। कहता है विधानसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष का होना चाहिए। न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? 25 वर्ष का होना चाहिए। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। विधानसभा के लिए बिहार के कुल 243 सीटें हैं। विधानसभा में बिहार का कुल 243 सीट है, जिसमें से 36 सीट SC
के लिए तथा 2 सीट एसटी के लिए रिजर्व है। कहता है 36 सीट एससी के लिए और 2 सीट एसटी के लिए रिजर्व है। कहता है अनुच्छेद 178 राज्य अध्यक्षता एवं उपाध्यक्ष का चुनाव। कहता है धन विधेयक एवं विधानसभा में लाया जाएगा राज्यपाल की अनुमति से। कहता है राज्यपाल के विशेष राज्य का दर्जा। कहता है गुडविल फार्मूला पर आधारित है। गुडविल फार्मूला पर आधारित है। गुडविल फार्मूला पर आधारित है। विशेष राज्य का दर्जा भौगोलिक स्थिति पर दिया जाता है। सबसे पहले असम में 1969 को दिया गया। कहता है विशेष राज्य का दर्जा सबसे अंतिम उत्तराखंड को दिया गया है। इसके तहत केंद्र सरकार द्वारा दिए गए सहायता में 90% का अनुमान तथा 10% ऋण होता है। इसी तरह से देखते हैं। कहता है संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन कहता है 239 से 241। वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 1992 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR घोषित किया गया। 69वां संविधान संशोधन के द्वारा 1991 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहा गया, लेकिन 1912 में उसे बनाया गया। दिल्ली के मुख्य उपराज्यपाल होते हैं। दिल्ली में प्रमुख उपराज्यपाल होते हैं। अनुच्छेद 239 के तहत केंद्र शासित प्रदेश का मुख्य प्रशासक राष्ट्रपति होता है।